जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज बात करेंगे क्रांतिवीर सूर्य सेन की, जो भारत की आज़ादी के लिए वर्ष 1934 में आज ही के दिन यानी 12 जनवरी को शहीद हुए थे। सूर्य सेन ने 18 अप्रैल 1930 को एक दिन के लिए ही सही पर चटगांव को अंग्रेजी राज से आज़ाद कर तिरंगा फहराया था। सूर्य सेन का जन्म 22 मार्च 1894 को चटगांव जिले के नोआपारा गांव में हुआ था। विभाजन के बाद चटगांव पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश का हिस्सा बना। मुर्शिदाबाद के बरहामपुर कॉलेज में बीए की पढ़ाई करते समय वर्ष 1916 में सूर्य सेन स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। वर्ष 1918 में पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस चटगांव लौटे और नेशनल स्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए। एक ओर वे चटगांव कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारी संगठन जुगांतर से भी जुड़े हुए थे। सूर्य सेन छात्रों में भी बेहद लोकप्रिय थे और वे इन्हें मास्टरदा कहकर पुकारते थे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद देश भर के युवाओं की तरह सूर्य सेन भी आज़ादी के लिए वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर चटगांव क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। इस संगठन में उनके प्रमुख साथी थे गणेश घोष, अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, निर्मल सेन और लोकनाथ बल। वर्ष 1923 में एक अखाड़ा शुरू किया गया, जिसका प्रत्यक्ष लक्ष्य तो छात्रों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करना और व्यायाम कराना था, लेकिन परोक्ष में उन्हें क्रांतिकारी बनाया जा रहा था। बंदूक चलाना भी सिखाया जा रहा था। वर्ष 1924 में सूर्य सेन, अंबिका चक्रवर्ती और अनंत सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील जेएम सेनगुप्त ने इनका मुकदमा लड़ा और सबूतों के अभाव में सभी छूट जाते हैं। अक्टूबर 1926 में सूर्य सेन को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और 2 वर्ष बाद रिहाई होती है। उनके गुप्त क्रांतिकारी संगठन के बाकी वरिष्ठ साथी भी जेल में डाल दिए गए थे और वे भी 1928 में छूटते हैं। फरवरी 1929 में सूर्य सेन चटगांव जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी चुने जाते हैं। उनके 5 निकट सहयोगी भी कार्यकारी समिति में सदस्य चुन लिए जाते हैं। फिर तो कांग्रेस के सार्वजनिक मंच की आड़ में क्रांतिकारी आंदोलन के लिए बहुत तेजी से काम होने लगता है। संगठन खड़ा हो जाता है, जिसका नाम दिया गया इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। सूर्य सेन ने 14-15 साल के तरुणों को भी देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार कर दिया था। खूब सोच विचार करके बड़े एक्शन की योजना बनती है। सूर्य सेन की इंडियन नेशनल आर्मी ने जो निर्णय लिया वो कतई बच्चों का काम नहीं था, लेकिन वे तो इसे 14, 15, 16 साल के बच्चों से ही करवाने जा रहे थे। एक्शन का दिन तय किया जाता है 18 अप्रैल 1930। एक बड़ी दुस्साहसपूर्ण योजना बनती है। इसके लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित क्रांतिकारी सेना, अच्छे मारक हथियार, मोटर गाड़ियों और रुपयों की आवश्यकता थी। माखन घोषाल एक तरुण क्रांतिकारी था। उसके पिता चटगांव के एक रईस व्यापारी थे। माखन ने अपने पिता की चेकबुक से एक चेक चुराया और पिता के हस्ताक्षर करके बैंक से रुपए निकालने गया। बैंक मैनेजर को संदेह हुआ और माखन के पिता को फोन कर दिया। पिता सब समझ जाते हैं, लेकिन अपने पुत्र के प्रति अपने अगाध स्नेह के कारण बैंक मैनेजर को झूठ ही कह देते हैं कि हस्ताक्षर उन्हीं के हैं। माखन बैंक से रुपए निकाल कर ले जाते हैं। दोस्तों, क्रांतिकारियों के पास केवल 7-8 पिस्तौल थी, परंतु इतने बड़े संग्राम के लिए इनसे कुछ नहीं होने वाला था। इसलिए जिनके घरों में लाइसेंस वाली बंदूकें थीं, वे भी चोरी से वे बंदूकें ले आते हैं। पुलिस लाइंस, शस्त्रागार, ऑक्सिलरी फोर्स ऑफ इंडिया यानी AFI का शस्त्रागार, यूरोपियन क्लब और टेलीफोन एक्सचेंज पर एक साथ आक्रमण करना था। यह काम पैदल चलकर नहीं किया जा सकता था। रणनीति के अनुसार 4 कारों की आवश्यकता थी। क्रांतिकारी अनंत सिंह के पास अपनी बेबी ऑस्टिन कार थी। 3 और कारों का इंतजाम करना था। 18 अप्रैल की सुबह एक ब्रांड न्यू शेवरले कार, जिसकी नकद कीमत 2800 रुपया थी, वो 1000 रुपये देकर हायर परचेज पर ले ली जाती है। 2 टैक्सियां भी किराए पर ली जाती हैं।
चूंकि ड्राइवरों को साथ नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया जाता है और टैक्सी अपने कब्जे में ले ली जाती है। हमला करने वालों को फौजी की वर्दी में जाना तय हुआ था ताकि पुलिस लाइंस और ऑक्सिलरी फोर्स के शस्त्रागारों तक पहुंचने में आसानी हो। दोस्तों, कांग्रेस वॉलेंटियर्स ग्रुप के सदस्यों की वर्दी भी उन दिनों खाकी नेकर व कमीज हुआ करती थी। सूर्य सेन के क्रांति दल के सभी युवा छात्र कांग्रेस वॉलेंटियर्स ग्रुप के भी सदस्य थे, इसलिए वर्दी की समस्या नहीं हुई। थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन करने से काम चल जाता है। 18 अप्रैल की दोपहर के बाद दल के सभी प्रमुख सदस्य कांग्रेस के कार्यालय में एकत्रित होते हैं। योजना के अनुसार पहले अंबिका चक्रवर्ती की टीम को टेलीफोन एक्सचेंज और टेलीग्राफ सिस्टम को नष्ट करना था। उसके ठीक 5 मिनट बाद अनंत सिंह और गणेश घोष की टीम को पुलिस लाइन शस्त्रागार पर तथा निर्मल सेन और लोकनाथ बल की टीम को ऑक्सिलरी फोर्स ऑफ इंडिया के शस्त्रागार पर कब्जा करना था। चौथी टीम को उसी समय यूरोपियन क्लब पर हमला करना था। सूर्य सेन के साथ बाकी युवाओं की टोली को पुलिस लाइंस के पास मैदान में मौजूद रहना था ताकि शस्त्रागार पर कब्जा होते ही वे भी अंदर जाकर बंदूकें और गोलियां उठा सकें। ऑक्सिलरी फोर्स शस्त्रागार, यूरोपियन क्लब और टेलीफोन एक्सचेंज गई टीमों को भी अपना काम समाप्त कर पुलिस लाइंस पहुंचना था। पूरी योजना का बारीकी से पुनरावलोकन किया गया। सभी की घड़ियां एक दूसरे के साथ मिला ली गईं। 18 अप्रैल 1930 की शाम को खाकी वर्दी पहने 64 क्रांतिकारी, जिनमें अधिकतर 14-15 साल के तरुण थे, अपने अपने ग्रुप में अपने अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ते हैं। रात लगभग 9:45 पर अंबिका की टीम टेलीफोन एक्सचेंज पर धावा बोल देती है। टेलीफोन एक्सचेंज और टेलीग्राफ सिस्टम को हथौड़ों से नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद बिल्डिंग को आग के हवाले करके सब निकल जाते हैं। टेलीफोन एक्सचेंज की बिल्डिंग में दीवार पर टंगी घड़ी 9:50 पर बंद हो जाती है, जो इस बात का प्रमाण था कि हमला कितने बजे हुआ। रात के 10 बजे गणेश घोष और अनंत सिंह 4 अन्य क्रांतिकारियों के साथ एक मोटर में पुलिस लाइंस पहुंचते हैं। संतरी रोकने की कोशिश करता है, उसे गोली मार दी जाती है। वहां मौजूद संतरियों के अतिरिक्त बैरक्स में बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी मौजूद थे जो उस समय सो रहे थे। गोलियां चलने की आवाजें सुनने के बाद उनमें से कोई सामने नहीं आता। पुलिस वाले इतने डर गए थे कि बैरक्स छोड़कर अंधेरे का लाभ उठाते हुए पीछे पहाड़ियों पर भाग गए। और उस क्रांति में भाग लेने वाले क्रांतिकारी सुबोध राय अपनी पुस्तक चटगांव आर्मरी रेड में लिखते हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उन भगोड़े पुलिस वालों को तीसरे दिन पहाड़ियों से ढूंढकर वापस लाए। क्रांतिकारी शस्त्रागार पर कब्जा कर लेते हैं। तभी सूर्य सेन भी बाकी साथियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। क्रांतिकारी आवाज लगाते हैं, हटो, भागो, जान बचाओ, गांधी जी का राज हो गया। उधर पहाड़तली स्थित ऑक्सिलरी फोर्स ऑफ इंडिया यानी एएफआई के शस्त्रागार पर निर्मल सेन और लोकनाथ बल की टीम एक टैक्सी में पहुंचती है। यह जगह बेहद कठिन थी। यहां अधिकतर अधिकारी अंग्रेज थे और उनके हथियार और प्रशिक्षण सब पुलिस से कहीं बेहतर थे। ड्यूटी पर तैनात संतरी पहली नजर में लोकनाथ बल को बड़ा फौजी अधिकारी समझता है और सैल्यूट करता है। जब उसे सच्चाई का एहसास होता है, वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है, उसे भी गोली मार दी जाती है। सार्जेंट फेरल, जिसका घर उसी कंपाउंड में था, वो बाहर आता है और क्रांतिकारियों को चुनौती देता है। उस पर भी एक गोली खर्च कर दी जाती है। उसकी पत्नी और नौकर भी बाहर आते हैं। उन्हें वापस घर में चले जाने को कहा जाता है और वे वैसा ही करते हैं। शस्त्रागार का दरवाजा लोहे का था जो हथौड़ों से नहीं टूट पाता। तब कार के पीछे एक मजबूत रस्सा बांधकर दरवाजे को खींचा जाता है, जिससे काम बन जाता है। भीतर 303 राइफलें, मशीन गन और रिवाल्वरों का जखीरा था, जिसे देखकर क्रांतिकारियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन यह खुशी पल भर की थी,
क्योंकि वहां पर उन राइफलों और मशीन गनों की गोलियां नहीं थी। वे किसी दूसरी जगह पर रखी गई थी जिन्हें वे लोग नहीं ढूंढ पाते। तब तक डीआईजी पुलिस मिस्टर फार्मर और एसपी मिस्टर जॉनसन को खबर लग जाती है। वे पुलिस लाइंस पहुंचते हैं, परंतु वहां क्रांतिकारियों का कब्जा देखकर भाग जाते हैं। फिर एएफआई शस्त्रागार पर जाते हैं, वहां भी वही हाल था। वे वहां से भी भाग जाते हैं। चटगांव का डीएम मिस्टर विल्किंसन और एएफआई का एडजुटेंट कैप्टन टेट एएफआई शस्त्रागार पर पहुंचते हैं और क्रांतिकारियों को ललकारते हैं। तभी उनकी गाड़ियों पर गोलियां बरसने लगती हैं। वे दोनों अपनी कारें और मृत तथा घायल साथियों को छोड़कर भाग जाते हैं। मानिनी चटर्जी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डू एंड डाई द चटगांव अपराइजिंग 1930-34 में लिखती हैं, अंग्रेजों के डर का आलम यह था कि उसी रात सभी महिलाएं और बच्चों को बंदरगाह पर खड़े जहाज एसएस चकदारा में छिपा दिया गया, जो कई दिन तक वापस नहीं लौटे। क्रांतिकारियों को एएफआई के शस्त्रागार में गोलियां नहीं मिलने से भारी निराशा होती है, क्योंकि विद्रोह को नए आयाम तक ले जाने के लिए वहां मिलने वाली 303 राइफलें और मशीन गन बेहद जरूरी थी। पुलिस लाइंस शस्त्रागार में तो केवल मस्केट बंदूकें ही थी, जिनसे एक बार में सिर्फ एक ही गोली दागी जा सकती थी। उनके सहारे विद्रोह को ज्यादा समय तक नहीं चलाया जा सकता था। लोकनाथ बल और निर्मल सेन एएफआई के शस्त्रागार से कुछ 303 राइफलें उठा लेते हैं और उसके बाद शस्त्रागार को आग लगा देते हैं। इसके बाद वे पुलिस लाइंस चले जाते हैं, जहां ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स बनाया गया था। उधर यूरोपियन क्लब गई टीम भी खाली हाथ वापस लौट आती है। 18 अप्रैल 1930 को गुड फ्राइडे था। उस दिन बहुत ही कम अंग्रेज क्लब गए थे और जो गए भी वे जल्दी वापस लौट आए थे। पुलिस लाइंस में फहरा रहा यूनियन जैक उतार दिया जाता है और उसकी जगह मास्टर दा सूर्य सेन भारतीय तिरंगा फहराते हैं। सूर्य सेन ने खादी का कोट और धोती पहनी हुई थी। वे सभी को स्वतंत्रता की शपथ दिलाते हैं और प्रोविजनल रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट की घोषणा करते हैं। चूंकि उन्हें एएफआई आर्मरी से गोलियां नहीं मिली थी, इसलिए वहां से लाई गई 303 राइफलें भी बेकार थी। लिहाजा उन्हें भी जला देने का निर्णय लेते हैं, ताकि बाद में वे दुश्मनों के काम ना आ सकें। राइफलें जलाते हुए हुई दुर्घटना में युवा क्रांतिकारी हिमांशु सेन बुरी तरह झुलस जाता है। अनंत सिंह, गणेश घोष, माखन घोषाल और आनंद गुप्त गंभीर रूप से जले हुए हिमांशु सेन को कार में डालकर इलाज के लिए तुरंत उनके घर ले जाते हैं। बाद में 29 अप्रैल 1930 को हिमांशु की मृत्यु हो जाती है। चूंकि टेलीफोन एक्सचेंज और टेलीग्राफ ध्वस्त हो चुके थे, इसलिए चटगांव में हुए विद्रोह की खबर तुरंत बंगाल की राजधानी कलकत्ता भेजनी असंभव थी। तब डीएम विल्किंसन और कैप्टन टेट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। वहां खड़े समुद्री जहाज के वायरलेस सेट से कलकत्ता संदेश भेजा जाता है और सेना की मदद मांगी जाती है। डबल मूरिंग जेटी पर एक छोटी सी आर्मरी थी, वहां जितने भी हथियार मिले कैप्टन टेट ले लेते हैं। उधर सूर्य सेन के क्रांतिकारियों की एक अलग टुकड़ी ने चटगांव से पहले रेलवे ट्रैक को भी उखाड़ दिया था, इसलिए तुरंत सेना का पहुंचना मुमकिन नहीं था। दोस्तों, एएफआई के शस्त्रागार से गोलियां ना मिलने और अनंत तथा गणेश घोष के अचानक चले जाने से सूर्य सेन व उनके साथियों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। गणेश घोष इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के जीओसी थे और अनंत सिंह भी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी थे। वे दोनों जब हिमांशु को लेकर अचानक चले गए तो बिना कुछ कहे गए थे। उनकी अनुपस्थिति में सूर्य सेन निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि आगे क्या किया जाए। मूल योजना तो यह थी कि दोनों शस्त्रागारों से हथियार लेने और पुलिस लाइंस में तिरंगा फहराने के बाद एक टीम जेल पर हमला करके वहां से बंदियों को छुड़ाएगी और दूसरी टीम इंपीरियल बैंक पर कब्जा करेगी। अगले दिन शहर के अन्य भरोसेमंद युवाओं में हथियार बांटकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को नया आयाम देंगे। परंतु एएफआई शस्त्रागार से खाली हाथ लौटने और अनंत सिंह व गणेश घोष के चले जाने से सारी योजना पर पानी फिर गया था।
कैप्टन टेट ने बाद में अपनी रिपोर्ट में लिखा था, यदि क्रांतिकारियों के पास 303 राइफलें और गोलियां होती तो चटगांव पर कब्जा करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। उधर पुलिस लाइंस के साथ स्थित वाटर वर्क्स की छत पर दुश्मन ने तब तक मोर्चा संभाल लिया था। वहां से मशीन गन से गोलियां दागी जा रही थी। मस्कट बंदूकों से बहुत देर तक मशीन गन का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। रात के 2 बज चुके थे। उन परिस्थितियों में निर्णय हुआ कि चुपचाप उत्तर की दिशा में स्थित पहाड़ियों की ओर निकल चलते हैं। सभी उत्तर की ओर चल दिए। अब वे कुल 59 लोग बचे थे। सबके कंधों पर एक मस्कट बंदूक, गोलियों से भरा एक थैला, लुब्रिकेशन ऑयल का डिब्बा और बंदूक की नली को साफ करने वाला लोहे का गज था। वे सभी भूखे प्यासे थे। रात को किसी ने भी खाना नहीं खाया था। कईयों ने तो उस दिन दोपहर को भी भोजन नहीं किया था। वे बुरी तरह थक भी चुके थे। ऊपर कंधों पर इतना भारी वजन था, लेकिन किसी ने कोई शिकायत नहीं की। रात के अंधेरे में वे चले जा रहे थे। रास्ते में तरबूज का खेत मिला। हाची मियां नामक एक व्यक्ति, खेत का मालिक, रात के उस पहर भी जाग रहा था क्योंकि वो गिद्धड़ों से फसल की रक्षा कर रहा था। लोकनाथ बल उसको कहता है कि हम पुलिस वाले हैं और डाकुओं को ढूंढ रहे हैं। चूंकि सूर्यसेन के अतिरिक्त बाकी सभी खाकी वर्दी में थे, हाची मियां को भरोसा हो जाता है। वो उनको तरबूज भी देता है और पैसे भी नहीं लेता। यह बात और है कि 2 दिन बाद जब एक पुलिस वाला बागियों के बारे में पूछता हुआ वहां आता है तो हाची मियां उसे वो रास्ता बता देता है जिधर वे लोग गए थे। उन्हें जोरों की प्यास लगी थी। रास्ते में एक छोटा सा तालाब मिलता है। सभी ऊंटों की तरह पानी पीते हैं, ना जाने फिर कब मिलेगा। पेड़ों और झाड़ियों से भरी एक पहाड़ी पर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है। वे वहीं रुक जाते हैं। दूसरी ओर गंभीर रूप से जले हुए हिमांशु के पास आनंद गुप्त को छोड़कर अनंत सिंह, गणेश घोष और माखन घोषाल पुलिस लाइंस लौटते हैं, परंतु वहां कोई नहीं मिलता। वे कार से उन्हें सभी जगह खोजते हैं पर कोई सुराग नहीं था। थक हार कर वे भी कार छोड़कर अपने छिपने का ठिकाना ढूंढते हैं। उधर सूर्यसेन व उनके साथियों ने पिछले 2 दिन से केवल तरबूज के छोटे छोटे टुकड़ों के अतिरिक्त कुछ नहीं खाया था। सभी भूख से बेहाल थे। सूर्यसेन और निर्मल सेन ने तो तरबूज भी नहीं खाया था। उन्होंने सभी टुकड़े उन बच्चों में बांट दिए थे जो उस कम उम्र में भी देश की आजादी के लिए मर मिटने को तैयार थे। सुबोध राय उर्फ झुनकू, जो उस समय केवल 14 साल के थे, वे अपनी किताब चटगांव आर्मरी रेड में लिखते हैं, मैंने देखा सूर्यसेन और निर्मल सेन हमारे द्वारा फेंके गए तरबूज के हरे छिलकों को उठाकर चबा रहे थे ताकि उनके पानी से कुछ प्यास बुझा सकें। यह उन युवा साथियों के प्रति असीम स्नेह और निस्वार्थ त्याग का अनुपम उदाहरण था। पास में फतेहाबाद नाम का गांव था। निर्मल सेन, लोकनाथ बल और रजत सेन वहां से खाने का सामान खरीदने जाते हैं। रात के 2 बजे मोहम्मद नचीम नामक व्यक्ति की दुकान खुलवाई जाती है। वहां केवल बिस्किट मिलते हैं। 17 रुपए में 2 टोकरी बिस्किट खरीद लेते हैं। मोहम्मद नचीम को भी वे यही बताते हैं कि वे सिपाहियों और डाकुओं को ढूंढ रहे हैं। मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाही देते समय मोहम्मद नचीम कहता है कि उसने एक बार में कभी इतनी कमाई नहीं की थी। 20 अप्रैल की सुबह फकीर सेन को शहर की खबर लेने भेजा जाता है, पर वो वापस नहीं लौट पाता। कुछ दिन बाद वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। सभी युवा अपना धैर्य खो रहे थे। उनका कहना था कि यूं छिपकर जंगल में भूख प्यास से मरने से तो अच्छा है खुले मैदान में अंग्रेजों का सामना करते हुए मरें। 21 फरवरी की सुबह सूर्यसेन अमरेंद्र नंदी और दीप्ति मेधा चौधरी को खबर लेने शहर भेजते हैं और कहते हैं कि शाम के 7 बजे तक लौट आएं, पर वे नहीं लौट पाते। क्रांतिकारी जिस छोटी सी पहाड़ी पर पहुंच गए थे उसकी ऊंचाई भी कम थी और उस पर ज्यादा पेड़ भी नहीं थे। वहां छिपना बहुत कठिन था। इस पहाड़ी को जलालाबाद पहाड़ी के नाम से जाना जाता था। दिन के लगभग 11 बजे 2 व्यक्ति उनके ठिकाने की ओर बढ़े आ रहे थे।
क्रांतिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनका परिचय पूछा तो वे लोग बताते हैं कि वे चरवाहे हैं और अपने पशुओं को ढूंढ रहे हैं। यह बात विश्वसनीय नहीं थी क्योंकि उस क्षेत्र में चरवाहे कम उम्र के लड़के हुआ करते थे, पर इन दोनों व्यक्तियों की उम्र काफी ज्यादा थी। यह जानते हुए भी सूर्यसेन उनको जिंदा छोड़ देते हैं। यह भारी भूल थी क्योंकि वे दोनों चरवाहे नहीं बल्कि अंग्रेजों के जासूस थे। अंबिका ने फतेहाबाद गांव से सभी के लिए खिचड़ी मंगवाई। पिछले 4 दिन से उन्होंने बिस्किट के अतिरिक्त कुछ नहीं खाया था। खिचड़ी का मिलना उस भूख में सारी थकान और कष्ट को मिटा देने वाला था। खिचड़ी खाकर सब सो जाते हैं। उधर भेदियों से मिली सूचना के आधार पर 21 अप्रैल की रात को 2:37 पर लेफ्टिनेंट कर्नल डलास स्मिथ और डीआईजी पुलिस मिस्टर फार्मर भारी सैन्य बल के साथ सूर्यसेन की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के जवानों को खत्म करने की कसम खाकर चटगांव से चल पड़ते हैं। 22 अप्रैल की सुबह अंग्रेज फौज जलालाबाद पहाड़ी को घेर लेती है। अंग्रेज फौज की संख्या विशाल थी। उनके पास मशीन गन और 303 राइफलें थीं, जबकि सूर्यसेन के लड़ाकों के पास पुलिस लाइन से मिली मस्कट बंदूकों के सिवा कुछ नहीं था और इन बंदूकों से एक बार में केवल 1 गोली दागी जा सकती थी। 8-10 गोलियां छोड़ने के बाद तो ये बंदूकें जाम भी हो जाती थी। इनकी रेंज भी केवल 250 गज थी। यदि दुश्मन इसकी रेंज से बाहर रहकर आक्रमण करे तो ये बंदूकें बिल्कुल बेकार थीं। परंतु बात यदि हिम्मत और हौसले की हो तो सूर्यसेन के बहादुर युवाओं में वो अंग्रेजों से कई गुना ज्यादा था। अंग्रेज फौज ने जलालाबाद पहाड़ी पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। सूर्यसेन के वीर सिपाही मस्कट बंदूकों से उत्तर दे रहे थे। शाम हो चली थी। जब 303 राइफलों से बात नहीं बनी तो अंग्रेजों ने पास की पहाड़ी, जो जलालाबाद पहाड़ी से भी ऊंची थी, वहां मशीन गन तैनात कर दी, जो 1 मिनट में 350 गोलियां दाग रही थी। देखते देखते 10 युवा क्रांतिकारी शहीद हो गए थे और इनमें लोकनाथ बल का छोटा भाई टेगरा भी था। मरते मरते उसने बड़े भाई लोकनाथ को कहा, सोना भाई मैं चलता हूं, आप डटे रहना। लोकनाथ ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, क्रांतिकारी हो, पीर गति प्राप्त कर रहे हो। क्या हम कल्पना भी कर सकते हैं उस भाई पर क्या बीती होगी जब उसकी आंखों के सामने उसका 15 साल का छोटा भाई सीने पर गोली खाकर शहीद हो रहा था और वो रो भी नहीं सकता था। इनके अतिरिक्त 3 और क्रांतिकारी गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें से 2 की अगले दिन मृत्यु हो जाती है। देर रात होने पर अंग्रेज फौज लौट जाती है। जब सूर्यसेन और उनके साथियों को यकीन हो जाता है कि अंग्रेज पीछे हट गए हैं, तब वे भी जलालाबाद पहाड़ी को छोड़ने का निश्चय करते हैं। सूर्यसेन ने देखा कि अंबिका चक्रवर्ती, जो दल के 6 प्रमुख नेताओं में से एक थे, वे गंभीर रूप से घायल थे। सूर्यसेन ने उनका हाल पूछा तो अंबिका ने आंखें खोलने की कोशिश की। उनका चेहरा खून से नहाया हुआ था। अंबिका इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के फाइनेंस के इंचार्ज थे। उन्होंने अपनी जेब से 200 से कुछ अधिक रुपए निकाले और सूर्यसेन को दिए और बोले, मैं नहीं बच सकता, मेरी चिंता छोड़ो, जो जिंदा बचे हैं उन्हें लेकर जल्दी यहां से निकल जाओ। उन्हें उस हाल में छोड़कर जाना बेहद कष्टदायी था, पर कर्तव्य की यही पुकार थी, लिहाजा शहीदों को अंतिम सलामी देकर सूर्यसेन बचे हुए साथियों को लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद अंबिका बेहोश हो जाते हैं, परंतु कुछ देर बाद उन्हें फिर होश आता है। वे आंखें खोलने की कोशिश करते हैं पर खोल नहीं पाते। आंखों पर बहकर आया खून तब तक सूख चुका था। अंबिका ने किसी तरह लहू की वे सूखी परतें हटाई और वहां से चल पड़े। वे देवपुरा गांव में अपनी मौसी के घर पहुंचते हैं, परंतु अंग्रेजों के डर से मौसी ने गंभीर रूप से घायल अंबिका को अपने घर में शरण देने से इनकार कर दिया। अंबिका उसी गांव के गरीब व्यक्ति अमजद अली को भी जानते थे। अमजद अली खुशी खुशी अंबिका को अपने घर में पनाह दे देते हैं, उनका इलाज भी करवाते हैं और अंबिका बच जाते हैं। चूंकि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के लगभग सभी क्रांतिकारी हिंदू थे, इसलिए पुलिस मुसलमानों के घरों की तलाशी नहीं ले रही थी। इसलिए अमजद अली के लिए अंबिका को अपने घर में ठहराना सुरक्षित था।
30 अप्रैल और 1 मई को अंग्रेज हवाई जहाज से उन पहाड़ियों और जंगलों में सूर्यसेन को ढूंढते हैं, पर उनका कोई पता नहीं चलता। अगले दिन जब अंग्रेज फौज दोबारा जलालाबाद पहाड़ी पर पहुंचती है तो वहां वीर बालकों की लाशों के ढेर के सिवा कुछ नहीं था। एक गड्ढे में सभी लाशों को डालकर पेट्रोल छिड़ककर पुलिस उनमें आग लगा देती है। 14-15 साल के उन वीर बालकों के लिए श्रद्धांजलि का एक शब्द भी देश के उस समय के बड़े नेताओं के पास नहीं था। सूर्यसेन ने निर्णय लिया कि जिन युवाओं के बारे में पुलिस के पास कोई सूचना नहीं है, उन्हें वापस घर भेज दिया जाए, और बाकी जो बचे थे वे 2 टोलियों में बंट जाते हैं। उधर अनंत सिंह, गणेश घोष, माखन घोषाल और आनंद गुप्त कलकत्ता होते हुए चंद्रनगर पहुंच जाते हैं। अनंत सिंह तो कोमिला से कोलकाता तक मौलवी रहमान के साथ मुसलमान वेश में गए थे। रास्ते में वे नमाज भी पढ़ रहे थे। कारण वही था कि चूंकि अधिकतर क्रांतिकारी हिंदू थे, इसलिए अंग्रेज पुलिस मुसलमानों पर शक नहीं करती थी। चंद्रनगर में 1 सितंबर 1930 की रात को अंग्रेज सेना से हुई मुठभेड़ में माखन घोषाल शहीद हो जाते हैं। सूर्यसेन ने जलालाबाद पहाड़ी की घटना के बाद भी अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध जारी रखा था। 7 मई 1930 को गांव जुल्दा में डीआईजी फार्मर की टीम से 6 युवा क्रांतिकारी लोहा लेते हैं, पर 4 शहीद हो जाते हैं। 25 अगस्त 1930 को कोलकाता के डलहौजी चौक पर कुख्यात पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगर्ट पर बम फेंका जाता है, पर वो नर पिशाच फिर बच जाता है। 29 अगस्त 1930 को बंगाल के आईजी पुलिस लोहमन को गोली मार दी जाती है। 30 अगस्त 1931 को जालिम पुलिस इंस्पेक्टर असानुल्लाह को 15 साल के क्रांतिकारी हरिपद भट्टाचार्य जी मार गिराते हैं। वर्ष 1931 में कल्पना दत्त और वर्ष 1932 में प्रीतिलता वद्देदार जैसी वीरांगनाएं प्रत्यक्ष रूप से IRA से जुड़ जाती हैं। पुलिस तब तक कई युवाओं को गिरफ्तार कर चुकी थी। 9 अक्टूबर 1930 को अंबिका चक्रवर्ती भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उसमें वे बेहद सख्त बीमार और कमजोर थे। उधर 28 जून 1931 को अनंत सिंह कलकत्ता में आत्मसमर्पण कर देते हैं। चंद्रनागौर में अंग्रेज फौज के साथ हुए मुकाबले में जहां माखन घोषाल शहीद हुए थे, वहीं गणेश घोष, आनंद गुप्त और लोकनाथ बल गिरफ्तार हो जाते हैं। इस तरह दल के 6 प्रमुख नेताओं में से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी थी। इनके अलावा कई युवा क्रांतिकारी भी गिरफ्तार हो चुके थे। सूर्यसेन डायनामाइट से जेल तोड़ने की योजना बनाते हैं। इस पर काफी काम भी हो जाता है, लेकिन भेद खुल गया और योजना सफल नहीं हुई। गिरफ्तार लोगों पर स्पेशल ट्रिब्यूनल में मुकदमा चला, जिसमें कुल 12 को आजीवन काला पानी की सजा हुई। 13 जून 1932 की शाम को ढालघाट में एक गरीब महिला सावित्री देवी के घर सूर्यसेन, निर्मल सेन, प्रीतिलता और अपूर्व सेन उर्फ भोला छिपे हुए थे। सूचना मिलने पर कैप्टन कैमरॉन अपनी फौजी टुकड़ी के साथ आक्रमण कर देता है। इस मुकाबले में निर्मल सेन शहीद हो जाते हैं, पर मरने से पहले उन्होंने कैप्टन कैमरॉन को ढेर कर दिया था। बाकी तीनों वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। इसके बाद 24 सितंबर 1932 की रात 11:15 बजे पहाड़तली स्थित यूरोपियन क्लब पर प्रीतिलता के नेतृत्व में हमला किया जाता है। अंग्रेजों के जवाबी हमले में प्रीतिलता गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं। वो नहीं चाहती थी कि अंग्रेज उन्हें जिंदा पकड़ सकें, इसलिए पोटाशियम साइनाइड खाकर शहीद हो जाती हैं। एक एक करके सूर्यसेन के साथी या तो मारे जा चुके थे या गिरफ्तार हो चुके थे। फिर 16-17 फरवरी 1933 की रात को गैराला गांव में वे कल्पना दत्त, मणि दत्त, शांति चक्रवर्ती और ब्रजेंद्र सेन के साथ कहीं चले जा रहे थे। उसी गांव के रहने वाले नेत्रसेन नामक दुष्ट ने पुलिस को सूचना दे दी। कैप्टन वॉम्बले अपने 41 सिपाहियों की मदद से उन्हें घेर लेते हैं। हमला इतनी तेजी से होता है कि संभलने का मौका नहीं मिलता। मास्टरदा सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उन पर 10,000 रुपये का इनाम था, जो आज के समय में 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। 18 मई 1933 को गोहिरा गांव में कल्पना दत्त और तारकेश्वर दस्तीदार भी गिरफ्तार हो जाते हैं।
मुकदमे की सुनवाई के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल का गठन होता है। 14 अगस्त 1933 को फैसला आता है जिसमें सूर्यसेन और तारकेश्वर दस्तीदार को आईपीसी की धारा 121 के अंतर्गत किंग एम्परर के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के अभियोग में फांसी की सजा सुनाई जाती है, जबकि कल्पना दत्त को आजीवन काला पानी। कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील की गई और 14 नवंबर 1933 को हाई कोर्ट भी उसी फैसले पर मोहर लगा देता है। आखिरकार 12 जनवरी 1934 को चटगांव जेल में आधी रात के समय सूर्यसेन और तारकेश्वर दस्तीदार को फांसी दे दी जाती है। उनके शव को उनके परिवार को ना देकर गहरे समुद्र में फेंक दिया जाता है। निर्दयता की हद तो ये थी कि फांसी से पहले अंग्रेजों ने सूर्यसेन को अत्यंत अमानवीय यातनाएं दी थीं। उनके दांत और पसलियां एक एक करके तोड़ी गई, एक एक कर उनका हर नाखून उखाड़ा गया। फिर अर्धमृत सूर्यसेन को फांसी पर लटकाया गया। लेकिन सूर्यसेन की फांसी से 4 दिन पहले उनके चाहने वालों ने गद्दार नेत्रसेन को उसके पाप की सजा दे दी थी। हुआ यूं था कि नेत्रसेन रात के लगभग 8:30 बजे अपने घर में खाना खा रहा था। उसकी पत्नी खाना परोस रही थी। तभी अचानक किरण सेन और खोकानंदी बिजली की तेजी से प्रकट होते हैं और दा के एक ही वार से नेत्रसेन के सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। नेत्रसेन की पत्नी उन दोनों को देख लेती है, पर अपने पति की गद्दारी से वो इतनी शर्मिंदा थीं कि पुलिस को उनकी पहचान नहीं बताती। दोस्तों, 12 जनवरी को फांसी से एक दिन पहले 11 जनवरी को सूर्यसेन ने अपना अंतिम संदेश दिया था हम सब के लिए। उन्होंने लिखा था, आदर्श और एकता ही मेरा विदाई संदेश है। 18 अप्रैल 1930 का दिन कभी मत भूलना जब चटगांव में विद्रोह हुआ था। जलालाबाद, जुल्दा, चंद्रनगर और ढालघाट की लड़ाई को सदैव अपनी स्मृतियों में ताज़ा रखना। अपने हृदय में उन देशभक्तों के नाम लिखना जिन्होंने भारत की आज़ादी की बलवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। ये था मास्टर सूर्यसेन का अंतिम पैगाम हम सब के लिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में मास्टर सूर्यसेन व उनके 27 शहीद साथियों, जिनकी सूची यहाँ दी गई है, और कल्पना दत्त सहित काला पानी की सजा भोगने वाले सभी क्रांतिकारियों को शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।